Hello friends, welcome back to JK Exemplified. Devesh here, and we'll be continuing with our Indian Polity crash course series for JKAS prelims 2022. In the last lecture, we dealt with topics of union and its territories and fundamental rights up till Article 18. So now let's move on to Article 19, which is right to freedom. So Article 19 is one of the most fundamental or most important rights that is guaranteed by our constitution to us. It essentially ensures liberty to an individual. If you remember from the preamble, liberty was one of the objectives of our preamble, one of the objectives of our constitution, and Article 19 goes a long way in helping us achieve that objective. So Article 19 जो है, इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। पहले ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, यानी कि नॉट टू फॉरेनर्स, ठीक है, एंड इट इज ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग देम। और 6 ब्रॉडली हमें गारंटी की जाती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, unions or cooperative societies, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of India, right to practice any profession or carry on any occupation, trade or business. एक important चीज that originally constitution में right to acquire, hold and dispose of property भी था, but 44th Constitutional Amendment Act of 1978 के थ्रू इसको रिमूव कर दिया गया था। ओके, सो फ्रेंड्स, अब इन ये जो पर्टिकुलर 6 फ्रीडम्स हमें गारंटी की हैं, लेट्स रीड इनटू ऑल ऑफ दीज। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, आपको पूरा हक है बोलने का, और आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वेरियस न्यूज चैनल्स। ठीक है, दिस राइट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज ए। अब पहली बात, एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, वहां पे बाद में आते हैं। तो अब आर्टिकल 19 जो है, दैट इज अ वेरी ब्रॉड राइट। सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू इट्स वेरियस जजमेंट्स काफी एग्जॉस्टिवली राइट्स को एक्सपैंड किया है। फॉर एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आल्सो इंक्लूड्स राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस एंड speak for yourself in a truly free way. ठीक है, voters have a right to make informed choice. That is why under RPA we have provisions regarding disclosure of information by contestants. ठीक है, अगर आप right to express है आपके पास, तो आपके पास चुप रहने का भी right है. No one can force you to say something. Right to negative vote, जिसका एक आप नोटा में देख सकते हैं, जहां पे आपको एक नोटा का नया बटन प्रेस करने को मिलता है ड्यूरिंग इलेक्शंस। राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट, यानी कि पॉलिटिकली इफ यू आर अगेंस्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, यू हैव अ राइट टू स्पीक अप अगेंस्ट देम। और लाइक वी हैव डिस्कस्ड दैट नन ऑफ द राइट्स आर एब्सोल्यूट, हमेशा रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप कुछ भी जो मन में आए नहीं बोल सकते, अगर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा, डेफिनेटली योर राइट्स शुड बी कर्टेल्ड। तो देख लेते, एक नजर मार लेते हैं क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। मोरालिटी है, ठीक है, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, अगर आप किसी को उकसा रहे हैं कि वो किसी कोई एक ऑफेंस कमिट करे, क्रिमिनल ऑफेंस या सिविल ऑफेंस कमिट करें। पब्लिक ऑर्डर, अगर आप हेट स्पीच दे रहे हैं जिसके कारण समाज में अनार्की फैल सकती है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सॉवरेनिटी, अगर इंडिया के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट आप कोई बात करें, दैट वुड बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हियर। contempt of court, you cannot demean the authority of the court, you cannot be disrespectful towards the court। ये दो तरह की होती है, क्रिमिनल भी हो सकती है और सिविल भी हो सकती है, इसमें अलग अलग तरह की पनिशमेंट्स होती हैं। एंड डिसेंसी, you have to be decent, you have to follow the rules of the society। ठीक है, आप indecent behavior नहीं कर सकते, वल्गैरिटी आपकी लैंग्वेज में नहीं आनी चाहिए when you're speaking in public। ठीक है, so all these things are reasonable restrictions, remember these।
याद रखिएगा जब भी ब्रॉड चीजें आए, अगर आपको लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में सपोज क्वेश्चन आ गया कि आरटीआई is supposed to enhance right to freedom of speech and expression, answer would be yes. इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ध्यान में रखिएगा. Then second is freedom to assemble peacefully and unarmed. ये काफी हॉट इशू रहा है पिछले कुछ सालों में, बी इट जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहे थे या फिर फार्म बिल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां पे एसेंशियली दिस राइट वाज बीइंग एक्सरसाइज्ड. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. दिस कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड. सिर्फ पब्लिक लैंड पे कर सकते हैं, किसी के घर में घुस के आप पीसफुली या फिर अनआर्म्ड वे में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू होल्ड अ मीटिंग और अ प्रोसेशन. जो प्रोसेशन निकलती हैं अगेंस्ट एनी इशू, दे आर अंडर राइट टू फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड की थी कि इट डज नॉट इंक्लूड अ राइट टू स्ट्राइक. क्योंकि जब आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप किसी और के राइट को हार्म नहीं कर रहे हैं. बट जब आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो आप दूसरे इंसान के राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. दैट इज वाई यू कैन नॉट स्ट्राइक. अब यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है. और अगर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं तो योर डीएम कैन गो फॉर सेक्शन 144, जहां पे वो मोर देन 5% की जो गैदरिंग है कैन बी कंसिडर्ड इलीगल, और सेक्शन 141. ठीक है, एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. और पॉइंट्स लाइक यू डू नॉट हैव राइट टू स्ट्राइक. स्ट्राइक और पीसफुल प्रोटेस्ट में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए. The question can be asked around these lines. Then third is freedom to form associations, unions or cooperative societies. Basically to gather together, to form an association, form a pressure group, form unions, trade unions, unions of workers, cooperative societies like Amul. ठीक है, अब important thing is cooperative society, right to form a cooperative society was earlier under the provisions of DPSP, but through 97th Constitutional Amendment Act इसको right to freedom to form association के अंदर एक fundamental right बनाया गया. ये चीज याद रखिएगा, ये right to form cooperative society fundamental right बना था through 97th Constitutional Amendment Act. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, अब यहाँ पे कुछ चीजें जो क्लियर होनी चाहिए कि राइट टू फ्रीडम टू फॉर्म एन एसोसिएशन का मतलब ये नहीं है कि आपको एक एसोसिएशन और यूनियन में एडमिट होने का भी हक है. एसोसिएशन और यूनियन कैन फॉर्म देयर ओन रूल्स और वो आपको बार कर सकते हैं. वहां पे यू कैन नॉट क्राई कि मेरा आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. ऑलराइट, सेकेंडली राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन का मतलब ये नहीं है यू हैव राइट टू स्ट्राइक एंड बंद. क्यों? I already explained to you right to strike क्यों बंद है, because you are impinging on someone else's right to move freely. हड़ताल, on the other hand, हड़ताल are not illegal. ठीक है, because हड़ताल में you are maybe shutting down a market or you are calling off public transport. People still have other means of transport. आप किसी को force नहीं कर रहे कि आप move नहीं कर सकते आप. So यहाँ पे जो reasonable restrictions है, they are on the ground of sovereignty of India, integrity of India, and public order and morality. Again, restrictions can be asked. ये आर्टिकल 19 में कौन सी restrictions हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज टाइप ऑफ फैक्ट्स. एक और चीज मैंने आपको बताया कि राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट, बट राइट टू एडमिट इट इज नॉट. सिमिलरली रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन भी एक फंडामेंटल राइट नहीं. ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा. Then right to freedom of movement, people can move inside territory of India freely. So ये क्यों है? Because you are a citizen of India, आप कहीं भी freely move कर सकते हैं throughout the country, और आपको कोई रोक टोक as such नहीं होगी. There will be reasonable restrictions of course, but as a matter of principle you are free to move anywhere in India. Now this enhances feeling of national unity. ठीक है, because you are a citizen of India, just like your state, your town, you can move freely anywhere.
अब ये particularly internal movement के लिए है. Freedom movement does not mean that you have a right to go to foreign country. That would be covered under right to life if it is covered. अब reasonable restrictions कौन सी हो सकती हैं? General public का interest, protection of scheduled tribes. Certain areas are restricted for scheduled tribes. वहां पे आप नहीं मूव कर सकते. अब इसके कॉन्टेक्स्ट में इनर लाइन परमिट का एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, जो नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स में है. दैट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. ओके, सो इनर लाइन परमिट को हम भी डिस्कस करते हैं जस्ट. और सुप्रीम कोर्ट हैज फर्दर हेल्ड दैट movement of prostitutes can be also be restricted on the ground of health and public morals. Further, Bombay High Court ने कहा था कि movement of HIV positive people can also be restricted on the ground of health. ठीक है, so ये जो restrictions है, these are important. So inner line permit is applicable in states of Arunachal, Nagaland, Manipur and Mizoram. इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज आपको इन स्टेट्स में मूव करना है फ्रॉम एनी अदर स्टेट, आपको एक इनर लाइन परमिट चाहिए होगा विच इज लाइक अ वीजा. फॉर एग्जांपल इन सम अदर कंट्रीज यू नीड अ वीजा. इंडिया में इन कुछ स्टेट्स में यू नीड इनर लाइन परमिट बिकॉज टू प्रोटेक्ट द लोकल पॉपुलेशन. नाउ आर्टिकल 19E, freedom of residence. Essentially you can reside in any part of the country. आप कहीं भी घर बना सकते हैं अपना. This removes internal barriers, again increases national feeling. Residence restriction, interest of general public and interest of scheduled tribes. अब Supreme Court has again said कि you can ban this freedom of residence for habitual offenders and prostitutes. ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स वो यानी कि जिनके मल्टीपल क्राइम चार्जेस हैं, जिनके ऊपर जो बार बार करते हैं, दे बीन डिक्लेयर्ड एज हैबिचुअल ऑफेंडर्स. सो एंड नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, दैट यू कैन चूज एनी प्रोफेशन यू वांट. नाउ व्हाट दिस मींस इज आप कोई भी नौकरी कर सकते हैं. कोई नौकरी आपके लिए बार्ड नहीं है, बट देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड दीज आर इंपॉर्टेंट टू नो. इसका रीजन है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. ठीक है, और अब यहाँ पे ये है कि सपोज यू वांट टू बी अ डॉक्टर और यू वांट टू बी एन इंजीनियर, बट आपके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्रेड, सॉरी, you don't have knowledge about that particular profession. So that would lead to, if you are a engineer and you create a faulty structures, आपको रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आप भाई चनाब के ऊपर हाईएस्ट ब्रिज जो वर्ल्ड का है उसको बनाएंगे, but you don't have the technical knowledge because you don't have the technical education, you don't have the degree. So that can be dangerous to public health, ठीक है, और public order. So state can prescribe you qualification, और स्टेट इवन मोनोपोलाइज कर सकती है कुछ बिजनेसेस को. फॉर एग्जांपल, अगर एटॉमिक एनर्जी है इस टाइम पे, दैट इज अ नेशनलाइज्ड सेक्टर, नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री. तो नो वन कैन क्रिएट से कि भाई आई हैव फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, सो आई विल क्रिएट एन एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर प्लांट बाय माय ओन. इवन अदानी एंड अंबानी कांट डू दैट. ठीक है, दैट इज बिकॉज स्टेट हैज पावर टू मोनोपोलाइज दीज सेक्टर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक or in the interest of sovereignty of India. Okay, so very important, and also it excludes immoral or dangerous professions. So keep that in mind. So with this, we have completed Article 19, that is right to freedom. Next is Article 20. ठीक है, so Article 20 what it essentially does is कि ये आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन. कोई इंसान है जिसको किसी चीज के लिए, किसी क्राइम के लिए एक्यूज किया गया. आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी, यानी कि विदाउट इलीगल, जो जिसे आप कह सकते हैं जिसके लॉफुल नहीं है, जिसके बेसिस कोई लीगल बेसिस नहीं है, और एक्सेसिव पनिशमेंट, यानी जितनी आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. सपोज 1 साल की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बट आप 3 साल के लिए, मैक्सिमम पनिशमेंट एक क्राइम के लिए 1 साल है,
और आप 3 साल तक अंडर ट्रायल ही रहते हैं, दैट वुड वायलेट योर राइट्स अंडर आर्टिकल 20, which is very common in our judicial system because of judicial delays. ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीजें हैं जो इन राइट्स को गारंटी करती हैं. फर्स्ट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या है कि सपोज आज कोई इंसान क्राइम कर रहा है, उसको जो पनिशमेंट आज के लॉज के अकॉर्डिंग जो सेट होगी वही मिल सकती है. परसों कोई नया लॉ बनाए और डिफाइन करे कि ये उस परसों किए गए एक्ट के लिए ये पनिशमेंट होगी, दैट वुड बी इलीगल अगेंस्ट द आर्टिकल 20. ठीक है, इंपॉर्टेंट सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए है, सिविल लॉज के लिए हो सकता है. आपको ये हो सकता है कि 3 साल किए गए आपके टैक्स के जो घोटाला था उसके लिए आपको फाइन जो है वो आज की लॉ के अकॉर्डिंग पे करना पड़े, बट 3 साल किए गए पहले किए गए क्रिमिनल ऑफेंस के लिए आपको पनिशमेंट वही मिलेगी जो 3 साल पहले एप्लीकेबल थी. ओके, नो डबल जेपडी. डबल जेपडी का क्या मतलब है कि दे कैन नॉट बी टू पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको आपने कोई क्राइम किया, आपको ये नहीं हो सकता कि कोर्ट 2 पनिशमेंट्स दे फॉर द सेम क्राइम. ठीक है, सेकेंड. ठीक है, सो दैट वाज डबल जेपडी. और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सिर्फ उन्हीं चीजों में, उन्हीं प्रोसीडिंग्स के लिए अवेलेबल है विच आर इन फ्रंट ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्राइब्यूनल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई अपने करप्शन करते हैं अपने जॉब में, तो आपको जो आपको एक तो सपोज आप कोर्ट में जाते हैं, वहां पर पनिशमेंट मिलती है फॉर दैट पर्टिकुलर क्राइम. आपको दूसरी पनिशमेंट ये भी मिल सकती है कि आपको नौकरी से निकाला जा सकता है या आपको फाइन लगाया जा सकता है बाय द कंपनी. दैट वुड बी डिफरेंट. क्यों? क्योंकि एक अथॉरिटी आपको एक ही पनिशमेंट दे सकती है, बट दूसरी जो सिविल अथॉरिटी है रिगार्डिंग द सिविल एस्पेक्ट ऑफ योर क्राइम, दे कैन गिव यू अ डिफरेंट पनिशमेंट. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि अपने अगेंस्ट आप खुद गवाह नहीं होंगे. ओके, यू कैन नॉट बी अ विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ. आपको कोई फोर्स नहीं कर सकते अपने अगेंस्ट गवाही दीजिए या फिर कबूल कर लीजिए कि आपने क्या क्राइम किया है. बट what this does not mean कि आपको आपको सपोज कुछ एविडेंस मांग रहे हैं कि आपको आपका डीएनए चाहिए, या आपको ब्लड सैंपल चाहिए आपका, या आपका सिग्नेचर चाहिए, या आपका बॉडी का इंस्पेक्शन करना है फॉर एनालिसिस रिगार्डिंग द क्राइम. ठीक है, ये सब दीज डज नॉट काउंट अंडर कम अंडर सेल्फ इंक्रिमिनेशन. ठीक है, आई होप दीज आर करेक्ट, दीज आर क्लियर टू यू. देन जो नो एक्सपोज फैक्टो लॉ का जो सिनेरियो है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में नहीं आएगा. ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, रिमेंबर दिस. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 20. यहाँ पे डबल जेपडी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का आई होप मीनिंग पता चल गया होगा. सीधे सीधे दे कैन आस्क यू कि व्हाट डज डबल जेपडी मीन. चार स्टेटमेंट. डबल जेपडी comes under which article? Article 20. Okay, so remember these kind of questions, and let's move on to the next article. Very exhaustive article. ये आर्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वाइड आर्टिकल है. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू बहुत ही ज्यादा फ्रीडम्स इस आर्टिकल के अंदर मिल चुकी है हमें. सो आर्टिकल सेज
that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. इसका क्या मतलब है कि आपकी लिबर्टी, आपकी फ्रीडम, आपकी पर्सनल स्पेस, ये आपको डिनाई नहीं की जा सकती एक्सेप्ट बेस्ड ऑन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो एक्शन ले रहा है वो अगर किसी लॉ में जो प्रोसीजर सेट गया है उसके अगेंस्ट है, देन योर आर्टिकल राइट्स अंडर योर आर्टिकल 21 आर वायलेटेड। ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है पार्लियामेंट ने जो प्रोसीजर सेट किया है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है, उसके अंदर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर सेट किया होगा। ठीक है, अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया आपकी लाइफ और लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करते हुए, देन योर आर्टिकल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 वुड बी वायलेटेड। ओके, नाउ जो आर्टिकल 21 है, इस पे एक डिबेट स्टार्टिंग से रही, वेदर इट ओनली इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एक्शन, या अगर पार्लियामेंट अपने आप में कोई लॉ बनाए जो आर्बिट्ररी है, तो क्या वो आर्बिट्ररी लॉ फॉलो करते हुए कोई एक्शन अगर लिया जाए तो क्या वो भी लीगल नहीं होगा? ये डिबेट थी। अब ये डिबेट एक गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो प्रोसीजर सेट किया पार्लियामेंट ने उसी को फॉलो किया जाएगा, और अगर वो सही तरह से फॉलो किया देन आर्टिकल 21 वुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। बट मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइडर जजमेंट ली, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा, और उन्होंने कहा कि अगर जो प्रोसीजर जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है वो अपने आप में इनहेरेंटली आर्बिट्ररी है, ठीक है, तो आपका आर्टिकल 21 वुड बी वायलेटेड। दिस लीड्स टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ which says that the process of law, that is both forming the law and execution of the law, they have to follow the values of the constitution. They have to be in consonance with the fundamental rights of an individual. ठीक है, so in मेनका गांधी केस एसेंशियली सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्ट किया, और इंपॉर्टेंटली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और इट व्हाट इट सेज कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 should be available not only against arbitrary executive action which is procedure established by law, but against arbitrary legislative action too। यानी कि लॉ अगर गलत है, लॉ अगर आर्बिट्ररी है, लॉ अगर irrational grounds पे बना है, तो that is against article 21 too। very important thing, they can ask you a difference between due process of law and procedure established by law। और चीजें देखते हैं। पहली तो दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। जब मैंने कहा जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं एक लाइफ की, लिबर्टी और लाइफ जो है दे आर वेरी फंडामेंटल, दे आर कोर ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, दे कैन नॉट बी डिनाइड टू एनीवन, वो चाहे सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो। ठीक है, और डिप्रीवेशन ऑफ हिज लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव नहीं करने देना, दैट मेक्स अस ट्रूली गिव्स अस ह्यूमन लिबर्टी। उससे अगर ये चीजें हमारी सेफगार्ड नहीं होंगी तो विल बी लिविंग इन एनिमल एग्जिस्टेंस। इट कन्वर्ट्स अ पुलिस स्टेट इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। ठीक है, सो ये सब चीजें थी। अब विड्थ अगर आप देखना चाहें तो पुट्टा स्वामी जजमेंट के अकॉर्डिंगली राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और अगर आप देखें right to family pension, right to environment, right to travel abroad, right against handcuffing, right to health, right to shelter, right to livelihood, remember these। कोई भी अगर आपको राइट आता है सोचिए कि वो आपकी लाइफ के किस एस्पेक्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर वो आर्टिकल 21 में नहीं है और आर्टिकल 14 टू 16 में 17 में नहीं है, दैट वुड बी इन आर्टिकल 21, अगर किसी और राइट में आपको एक्सप्लिसिटली नहीं दिया जाता। ठीक है, और राइट टू प्राइवेसी तो एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है, 2 बार तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक और इम्पोर्टेंट जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की जो इंक्लूजन था, दैट वाज राइट टू एजुकेशन, दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल। ये इंक्लूड किया आर्टिकल 21A में फ्रॉम 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले ये आर्टिकल 45 में इंक्लूडेड था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है
2021 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, that right to free and compulsory education applies to children in the age group of 6 to 14. ठीक है, डीपीएसपी के अंडर 0 to 6 years के लिए भी एक प्रोविजन है कि स्टेट शुड help children in this age group attain education, the basic education that is requisite for this particular age, यानी कि प्री नर्सरी एंड अप टिल फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये चीजें याद रखिए, आर्टिकल 41 में क्या क्या और इंक्लूड किया गया है।